नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज करप्शन देख रहे आप, जिसमें हम बात करेंगे हिंदुस्तान में हुई हर उस गड़बड़ की जिसने किसी न किसी रूप में मुल्क की सियासत को प्रभावित किया, पॉलिटिक्स की दशा और दिशा बदली। और आज बात आजाद भारत के पहले घोटालेबाज कारोबारी की, जिसने न सिर्फ उस वक्त के प्रधानमंत्री को अपने झांसे में लिया अपनी बातों से, बल्कि दुनिया के कई और संस्थानों को भी अपने झांसे में लिया। साल 1960 में अमेरिका से एक एनआरआई भारत लौटा। वो भारत आते ही दिल्ली में एक से बढ़कर एक दावतें देने लगा। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और नौकरशाह उसकी महफिल में जाकर शान बढ़ाते, मेहमान संगीत और विदेशी शराब का लुत्फ उठाते। बोलने की कला में वो इतना माहिर कि जिससे भी 5 मिनट बात कर ले उसे अपने पक्ष में कर लेता था। दावत देने वाले शख्स का नाम था जयंती धर्म तेजा। आंध्र प्रदेश का रहने वाला, जन्म 1922 में हुआ। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का उसके घर आना जाना लगा रहता था। जयंती पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। 1940 के दशक में मैसूर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में डिग्री ली, मैथ्स में महारत हासिल की। मन में आगे पढ़ने का जुनून था, इसलिए अच्छा करियर बनाने के लिए वो आजादी के बाद ब्रिटेन चले गए। लेकिन ब्रिटेन का माहौल जयंती को कुछ रास नहीं आया। फिर उसे अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में फेलोशिप मिल गई, तो उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया। अमेरिका जाने के बाद जयंती ने बायोकेमिस्ट्री की बजाय न्यूक्लियर फिजिक्स में करियर बनाने का फैसला लिया और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। इनके सर पर इटली के फेमस भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी ने अपना हाथ रख दिया। फर्मी की मेहरबानी से जयंती जल्द ही मैग्नेटिक टेप बनाने वाली एक मिस्टिक टेप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और उसमें मैग्नेटिक टेप की भारी डिमांड थी। कंपनी के साथ मिलकर जयंती ने खूब पैसा कमाया और मालामाल हो गए। अमेरिका में रिसर्च लैब और शिपिंग से जुड़ा कारोबार किया और इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। फिर इस बीच जयंती ने अमेरिकी लड़की बैट्सी से शादी की। ये एक यहूदी करोड़पति की इकलौती वारिस थी। ये जयंती से कुछ साल उम्र में ज्यादा थी। जयंती की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ बड़ा करने का ख्वाब था और वो इसलिए भारत आया। और आते ही दिल्ली में शानदार पार्टियां देनी शुरू की तो हर तरफ उसकी बातें होने लगी कि अमेरिका से एक बेहद कामयाब एनआरआई अपने वतन वापस लौटा और कुछ बड़ा करना आया है। इस मेहनत का असर यह हुआ कि जयंती को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचने में कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। नेहरू खुद हमेशा ऐसे शख्स के स्वागत करने को तैयार रहते थे जिसने अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। फिर जब जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद जयंती ने कहा कि वो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। नेहरू ने 2 विकल्प दिए, या तो स्टील सेक्टर में कुछ करो या फिर शिपिंग में हाथ आजमाओ। जयंती ने शिपिंग सेक्टर में अपनी दक्षता बताई और कहा, मैं देश के समुद्री बेड़े का कायाकल्प करना चाहता हूं, बस सरकार मेरी शुरुआती मदद कर दे। जयंती ने नेहरू को अपना प्रपोजल दिखाया जो उन्हें काफी पसंद आया। नेहरू के साथ बात पक्की करके वो अपनी पत्नी बेस्टी के साथ वापस यूरोप चला गया और रास्ते में ही बेस्टी की तबीयत खराब हो गई और एक दिन के अंदर ही मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के 1 महीने बाद जयंती ने दूसरी शादी रंजीत कौर से की। इन्होंने अमेरिका में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। साल 1961 में अपना शिपिंग कारोबार जमाने के लिए जयंती और रंजीत वापस भारत आए। लेकिन जब जयंती का प्रपोजल शिपिंग महानिदेशालय पहुंचा तो बात बिगड़ने लगी। कुछ नौकरशाहों ने कहा कि पूरा प्लान फर्जी है और इसमें निवेश करने का मतलब है पैसों की बर्बादी। लेकिन जयंती ने दलील दी कि वे लोग उसकी कामयाबी से जलते हैं, इसलिए देश की तकदीर बदलने वाली योजना के बीच में रोड़े अटका रहे। यह मामला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया। नेहरू पहले से जयंती का प्लान से राजी थे और 20 करोड़ जयंती को देने पर सरकार ने हामी भर दी। ये रकम जयंती को बतौर कर्ज दी गई। 20 करोड़ की रकम आज भली हमको कम लगती हो, लेकिन 60 के दशक में ये बहुत बड़ी रकम थी। खैर, इस रकम के सहारे से जयंती ने अपना कारोबार शुरू किया और जयंती शिपिंग कॉर्पोरेशन की नींव रखी। इस कंपनी ने जापान से कई सारे जहाज खरीदे और सिर्फ पहली किश्त का भुगतान किया। जयंती शिपिंग को जब भी पैसे जुटाने होते और नए जहाज खरीदने होते तब वो पुराने जहाजों को गिरवी रखता। इस तरह जयंती की कमाई बढ़ती रही और वो देश के नामचीन उद्योगपतियों में शुमार हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत और राष्ट्रीय प्रतीक माना जाने लगा। उसकी सफलता की मिसालें दी जाने लगी। जयंती की कामयाबी ने कई दोस्त बनाए तो कईयों को उनका दुश्मन बनना पड़ा। उसके आसमान चुना लोगों को रास नहीं आया। नेहरू के विरोधियों ने जयंती के मामले को जोर शोर से उठाया और उनका आरोप था कि नेहरू के संरक्षण की वजह से जयंती ने बेजा ताकत हासिल कर ली है, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन जयंती को विपक्ष की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जयंती ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए नेहरू के करीबियों को अपने साथ जोड़ लिया।
नौकरशाहों से भी बाकायदा जान पहचान बढ़ाई। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रहे ब्रजमोहन कौल को जापान में अपनी कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया। कौल प्रधानमंत्री नेहरू के रिश्तेदार भी थे। अब सरकार के अंदर से जयंती के खिलाफ उठने वाली हर आवाज खामोश हो गई। लेकिन 1964 में नेहरू की मौत के बाद जयंती का विरोध फिर तेज होने लगा। विरोधियों ने कुछ सबूत जुटाए और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से शिकायत की। शास्त्री जी को भी दाल में कुछ काला लगा और उन्होंने जयंती को अपने दफ्तर बुलाया तो जयंती अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, लेकिन शास्त्री जी का पहला शब्द उसके गाल पर तमाचे जैसा था। शास्त्री जी ने कहा, अपॉइंटमेंट आपके लिए था, आपकी पत्नी के लिए नहीं। लेकिन वो इस मामले में कुछ कर पाते उससे पहले उनका भी देहांत हो गया। लेकिन जयंती का खेल ज्यादा दिन नहीं चला। जयंती के जापान वाले सप्लायर को बकाया किस्तें मिलनी बंद हो गई। उसने जहाजों की बिक्री रोक दी और भारतीय जहाज एजेंसियों को जयंती की धोखाधड़ी के भी इसके साथ ही सबूत मिलने शुरू हो गए। जिन लोगों के पास जयंती ने जहाज गिरवी रखकर पैसे लिए थे, उन्होंने भी उस पर दबाव बनाना शुरू किया। जयंती शिपिंग के कर्मचारी भी शिकायत करने लगे कि उन्हें कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जब पूरे मामले की जांच हुई तो जयंती की पोल खुल गई। उसके सारे प्लान, सारे ब्लूप्रिंट फर्जी थे। जयंती ने भारत सरकार को तो चूना लगाया ही, जापानी शिपयार्ड कंपनी को भी बर्बाद कर लिया। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था कि वह जयंती को दिए पूरे कर्ज का कैसे वसूल करे और वह भारत छोड़कर भाग गया। तो भारत सरकार ने साल 1966 में जयंती के खिलाफ वारंट निकाला, लेकिन अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बाद में तो जमानत मिल गई, लेकिन वो जमानत की शर्तों को तोड़कर कोस्टारिका भाग गया। कोस्टारिका में निवेश के बदले नागरिकता देने का उस समय चलन था। वहां के राष्ट्रपति से उसकी जान पहचान भी थी। इस वजह से कोस्टारिका ने उसे और उसकी पत्नी को राजनीतिक शरण देकर बचाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जयंती को आखिर में इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया और उसे भारत प्रत्यार्पित किया गया। उसे अक्टूबर 1972 में सरकारी पैसों का घोटाला करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 3 साल की और सजा काटनी पड़ती, लेकिन उसने न तो जुर्माना भरा और न ही सजा काटी। वो अपनी पहुंच की वजह से 1975 में जेल से बाहर आ गया। नियमों के मुताबिक 2 साल या इससे ज्यादा की कैद होने पर दोषी को अगले 5 साल तक पासपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन सजा पूरी करने के 2 साल बाद ही जयंती विदेश चला गया। उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार ने कुछ मुकदमों की वजह से इंदिरा गांधी के विदेश जाने पर तो रोक लगा रखी थी, लेकिन जयंती जैसा मुजरिम बड़ी आसानी से विदेश चला गया। जयंती के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी का कहना था कि उसने सरकार से जितना लिया है उससे अधिक दिया है, इसलिए वह कहीं भी आने जाने के लिए आजाद है। कांग्रेस का आरोप था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वी शंकर और जयंती के बीच सांठगांठ है। उसी का फायदा उठाकर वो जेल से जल्दी बाहर आया और विदेश भी निकल गया। मोरारजी के बाद जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने उस अमेरिकी विमानन कंपनी पर केस किया जिसने 1977 में जयंती उसके जरिए विदेश भागा था। साल 1981 में सरकार ने संसद में बताया कि जयंती पर लगभग 9 करोड़ रुपए का कर्ज है। इन पैसों की वसूली करना मुश्किल था, जिसकी वजह से जयंती शिपिंग कॉर्पोरेशन सरकारी हो गया। सरकार ने एक्वायर कर लिया उसकी कंपनी। जेल से छूटने के बाद जयंती ने अपना कारोबार फिर से जमाने की सोची, लेकिन उसका दामन इतना दागदार हो चुका था कि कोई भी उसके साथ काम करने, उससे हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। फिर साल 1981 में उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की, लेकिन इंदिरा ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। आखिर में 25 दिसंबर 1985 को 63 साल की उम्र में जयंती की मौत हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस समय बताया था कि जयंती पर करीब 13 करोड़ रुपए की रकम बकाया है, जो उसकी मौत के साथ ही डूबत में चले गए। ये थी जयंती धर्म तेजा की कहानी। करप्शन के अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।